हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर 8 लॉज ऑफ मोशन। हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोर्स के बारे में जाना था, फोर्स क्या होती है, ठीक है, और कुछ छोटी डिफिनीशन जानी थी कि टाइम क्या होता है, स्लाइडिंग वेक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितनी होती है, मतलब हम लोग फोर्सेस को बेसिकली क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से समझते हैं। ये बच्चों बहुत बेसिक सा वीडियो है जिसमें हम लोग बस थोड़ा बहुत जानेंगे कि फोर्सेस क्या होती है, टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। बच्चों हम लोग फोर्सेस को क्लासीफाई करेंगे 3-4 बेसिस पर। पहला जो बेसिस है ऑन बेस्ड ऑन फंडामेंटल नेचर। याद करो बच्चों, हम लोग जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, अगर नहीं देखा वो चैप्टर तो बच्चों देख लेना, उसमें हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। आप लोग वो लेक्चर देख लेना जाके। यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बेसिक कुछ कुछ बता दूंगा इनके बारे में, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में बच्चों जितनी भी फोर्सेस हैं वो अगर रूट लेवल पे देखोगे कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, तब आपको पता चलेगा वो इन्हीं 4 में से कोई एक फोर्स होती है या कॉम्बिनेशन ऑफ 1-2 होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में छोटा सा जान लेते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा और मैंने डिस्कस भी करा है बच्चों, देख ज़रूर लेना, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था वो। ग्रेविटेशनल फोर्स भैया न्यूटन सर की ये देन है, उन्होंने ही बताया था ये सब। बढ़िया मस्त पार्क में पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा तो उन्होंने क्या बताया कि ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी तो है, लेकिन उन्होंने जनरल स्टेटमेंट क्या दिया कि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 मासेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर मास है, तो उनके बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जो कि कितनी होगी वो भी इन्होंने बताया। जैसे कि हम ये कह दें कि ये 2 मासेस हैं, एक है m1 और एक है m2। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी जो कि होगी Gm1m2/r², ठीक है। जहाँ पर m1 m2 इन दोनों के मास है, मान लो kg ग्राम जो भी दिया, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। g है बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब बच्चों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए जल्दी से बता रहा हूँ, ये आपको अभी ध्यान में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ जाओ क्या होता है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर ही अलग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी वैल्यू बच्चों ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ना हो निकाल के देख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये केजी इंटू केजी किलोग्राम स्क्वायर, तो आ जाए, ठीक। अब बात आती है कि सर ये तो हम समझ गए कि 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, लेकिन ये किन किन ऑब्जेक्ट्स पे लगेगी? बच्चों इस संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर मास है उनके बीच में फोर्स लगेगी, ठीक। अब चाहे वो एप्पल और अर्थ हो, चाहे अर्थ और मून हो, अर्थ और सन हो, कोई भी छोटे से छोटा लगाकर बड़े से बड़े तक। अब बात आती है ये होती कितनी? जनरली बच्चों अगर छोटे, जैसे कि जो रियल लाइफ में आप ऑब्जेक्ट देखते हो, जैसे मैं हूँ, ये पेन है, हम लोगों के बीच में फोर्सेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि जी की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी कम है। तो अगर ये मास कम होंगे या डिस्टेंस इनके बीच की बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ये फोर्स कम हो जाएगी, इतनी कम होती है कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जनरली बात समझ में आ रही है? जो आप लोग वेट पढ़ते हो W = mg, जो हमारा अर्थ जिस फोर्स से हमें अट्रैक्ट करता है वो भी बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है हम लोगों के कंपैरिजन में, इसलिए वो कंसिडरेबल अमाउंट होता है। बात समझ गए? तो ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आती है कि इस मास में, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इस शेप का और एक ऑब्जेक्ट है इस शेप का, इसमें तो बच्चों बहुत सारे पार्टिकल होंगे, भाई होंगे ही। मान लेते हैं इसका एक ये 1 नंबर का पार्टिकल है और इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये भी 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत से पार्टिकल्स होंगे। अब कह दो कि सर अगर इतने सारे पार्टिकल हैं उनका कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो पहले वाले से भी अट्रैक्ट होगा, दूसरे से भी अट्रैक्ट होगा, तीसरे से भी अट्रैक्ट होगा, चौथे से भी होगा, पाँचवें से होगा। मतलब हर एक पार्टिकल हर एक ऑब्जेक्ट का या मास का अलग अलग पार्टिकल से अट्रैक्ट होगा दूसरी बॉडी के। उसी तरीके से इसका ये जो पार्टिकल है वो इससे अट्रैक्ट होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, इससे। तो कह दो कि सर अगर उस हिसाब से हम कंप्यूटेशन करेंगे तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो हमको तो जोड़ना पड़ जाएगा, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हो सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? कि भैया अगर हमको टोटल फोर्स इसके ऊपर लगानी है कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे। इसका बच्चों एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था। हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट को मान लेंगे कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है। स्फेरिकली क्या है? ये स्फेयर है,
मान लो इनको स्फेयर है, अगर इनको स्फेयर मान लोगे, और ये मानना गलत नहीं होगा, कह दोगे सर स्फेयर कैसे मान लेंगे। बच्चों अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपस में जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकाली जा रही है उनका साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे एक अर्थ और हमारे बीच में डिफरेंस देखो क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, आप उसमें सिंपल सा कंसीडर कर लो कि वो स्फेयर है, ये भी एक स्फेयर है, मास m1 भी एक स्फेयर है, मास m2 भी एक स्फेयर है। कह दोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, अगर आपने ऐसा कंसीडर कर लिया तो बच्चों आप ये मान सकते हो कि इस पूरे स्फेयर का मास इसके सेंटर पे एक्यूमुलेटेड है m1 और यहाँ पर इसके सेंटर पे एक्यूमुलेटेड है m2, तब आप आसानी से ये इक्वेशन लगा दोगे F = Gm1m2/r। अगर एक एक पार्टिकल के पीछे भागने लगे तो ये फोर्स जो होगी निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसको बच्चों स्फेयर एजम्पशन बोलते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर इतना बड़ा मास है तो उसमें तो बहुत पार्टिकल होंगे, सबके बीच में होगा तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, बात समझ गए। अच्छा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब सब समझ जाएंगे, ठीक। इसको देख लो एक बार क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है और इसकी रेंज देखो क्या होती है, हम अर्थ पे हैं, ठीक है, और ये जनरली यूनिफॉर्म होती है। जैसे मेरी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो हाथ पर देखी जाए या मेरे शरीर पे, पेट पे, सर पे, सब पर जो होगी Fg की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म है अर्थ के कंपैरिजन में, वो बहुत छोटी, अगर मान लो बहुत बड़ी बड़ी होने लगी या डिफरेंस ज़्यादा होने लगा तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली यूनिफॉर्म रहती, मतलब जितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा उतनी ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। बात समझिए, इसको देख लो एक बार। तो आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए हो। लिखने की बच्चों थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बना लेना, बाकी मैं इसको दे दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत अभी इस लेवल पे नहीं, क्योंकि हम लोग, मैंने फिर बोला बच्चों, ये फिजिकल वर्ल्ड नाम का चैप्टर है, उसमें फंडामेंटल फोर्सेस की डीप में स्टडी करी गई, वो पढ़ लेना, ठीक। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भैया क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। जैसे बच्चों एक चीज़ ध्यान से समझते हैं, क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो हम लोगों ने ये जाना था कि भाई जितनी भी इस यूनिवर्स में या हमारे अर्थ पे देख लें आसपास, एटम और मॉलिक्यूल से सब कुछ मिलके बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं। एटम्स में क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उनमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो हमने ये पढ़ा था छोटे क्लासेस में, अगर नहीं भी पढ़ा आप लोग बच्चों याद करो, एक एक्सपेरिमेंट करते थे, क्या करते थे, जैसे हम लोग एक स्केल लेते थे, उसको किसी टावल पे रब करते थे और कुछ छोटे पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर लेके जाते थे, तो देखो अट्रैक्ट होते थे, वो सारे पेपर उठ जाते थे या वो जादू करके मैं नहीं दिखाऊंगा, वो छोटे क्लासेस का छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, वो देख लेना। ऐसे मान लो पेन को रब करा तो पास में ले जाएंगे अगर मैं पेपर्स के, तो वो उठ जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे। या आप लोग कभी कभी बाल खींचते होगे, अगर बाल ड्राई है आप देखो तो क्या होता था, वो आप कंघी ऊपर करोगे तो बाल भी अट्रैक्ट ऊपर उठ जाते थे। ये सब क्यों होता था, आप बोलते थे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से हो। क्या होती, अगर दो चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज है आपका Q पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है आपका Q निगेटिव, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, जिसको आप लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है बच्चों चार्ज, स्टैटिक का मतलब ही है रेस्ट पे, तो चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। अब अगर ये रुके हुए हैं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अपोजिट चार्ज है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अपोजिट्स अट्रैक्ट, ये पढ़ा था बच्चों की नहीं पढ़ा था, अपोजिट्स अट्रैक्ट, कह दोगे बिल्कुल पढ़ा था सर। अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और अगर सेम चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस, ऐसे लिखो, लाइक चार्जेस यानी एक जैसे, रेपेल यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये आपने पढ़ा था कि अगर मान लो एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स, वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे।
या निगेटिव निगेटिव है तब भी यही होगा, रिपल्सिव। तो अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे और अगर सेम है तो वो रेपेल करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा था। अब बात आती है कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो समझ में आ गया, ये कूलाम करके एक बच्चों साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट, उन्होंने बताया था चार्ज की जो यूनिट है वो भी इनके नाम पर है, कूलाम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कहा ये जो फोर्स होती है वो होती है, अगर ये Q1 है ये Q2 है, तो ये फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहा हूँ, ये आपको बच्चों जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में पूरा पढ़ने वाले हैं ये सब, ठीक है। बस इतना जान लो, सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, अगर डिफरेंट है अपोजिट है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता था। कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ से आ गया। अब बात समझते बच्चों, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, वो चल रहे हैं इधर उधर, तो वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये एक ही सिक्के के बच्चों दो पहलू हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो उसी का एक सब कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, यानी जो दो चार्जेस हैं वो हम ये भी कह सकते हैं कि आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं। कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बच्चों सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। आप लोग रियल लाइफ में सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जितना आपको दिख रहा है अभी तक। देखो मैं दिखाता हूँ क्या है, कि जैसे ये बच्चों मेरा एक ये हाथ है एक ये हाथ, ये मैं ऐसे प्रेस करूँ, इस हाथ से इसको प्रेस करूँ, तो आप कहोगे सर ये तो कांटेक्ट हो रहा है, ये इस पर धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब बच्चों ये बताओ क्या मेरे ये दोनों हाथ आपस में टच करें, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान मतलब जो फिजिक्स नहीं जानता है वो तो कहेगा हाँ भाई टच तो कर रहे हैं, ये टच तो कर रहे हैं, मैं ताली बजा रहा हूँ तो वो भी टच कर रहे हैं। बात समझ रहे हो। एक फिजिक्स का बंदा जो कहेगा कि ये टच कर रहे हैं, ये ऐसा हमें महसूस हो रहा है, ये टच कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं होते, इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ कि जितनी भी कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस बच्चों, कांटेक्ट, ये भी अभी हम लोग जानेंगे, जो किसी कांटेक्ट में आने पे लगती है। जैसे हम लोग हाथ को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि ये मेरा बच्चों हाथ है, ठीक है, एक ये हाथ है, ठीक है, और दूसरा ये हाथ है। जब मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा तो होगा क्या बच्चों, ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पूरे हाथ पे मॉलिक्यूल्स और एटम है। इन एटम्स में आपको पता होगा कि ये जो एटम का आपने ऐसा एक फिगर देखा होगा, ऐसे इस तरह, ये बच्चों हालांकि गलत डिप्रेक्शन होता है, ये ऐसा कोई एटम ऐसा नहीं दिखता है। बस इतना जान लो, इसके आउटर पेरिफेरी पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये एटम, इस हाथ पे भी बहुत सारे बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ एटम है, इस हाथ पर भी ऐसे ही बहुत से एटम्स है कि नहीं है। इनके आउटर पेरिफेरी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और अंदर न्यूक्लियस। क्या दोगे सर, बिल्कुल है। जैसे ही मैं इनको पास में लाऊंगा होगा क्या बच्चों, ध्यान से समझना, बाहर निगेटिव चार्ज, इधर वाले हाथ पर भी निगेटिव चार्ज। बात समझो, तो निगेटिव निगेटिव क्या होंगे, सेम चार्ज ऐसे रेपल करेंगे मतलब फेंकना चाहेंगे आपस में। और अंदर ये देखो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी रेपल करेगा दोनों के, इस हाथ के साथ। कह दोगे सर तो ऐसे क्यों नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि बच्चों वो बैलेंस है। बैलेंस ऐसे है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का न्यूक्लियस, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का न्यूक्लियस। बात समझ रहे हो, अपोजिट भी है और पॉजिटिव भी है। तो ये जो टच आपको महसूस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही आप पास लाते हो ये जो रिपल्शन है ये थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, ये आपको महसूस होने लगता है कि रेपल कर रहे हैं। वरना बच्चों खुद सोचो, अगर सही में टच कर जाएगा इसका मतलब ये न्यूक्लियस इसके अंदर घुस गया है तो न्यूक्लियर फ्यूजन करवा दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों। तो एग्जैक्टली कभी वो टच नहीं करते, वो फील इसलिए आता है क्योंकि आपके बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही है। इस हाथ में जो चार्जेस हैं वो इस हाथ के चार्जेस से रेपल हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो, जैसे ये मान लो बच्चों एक हुक है, आप इसमें जो है कोई मास ऐसे लटका रहे हो, ये mkg का मास है, इसमें ऐसे आपने टांग दिया, तो बच्चों ये मास कैसे टंगा हो, कह दोगे सर ये तो ग्रेविटी इसको खींच रही है। बच्चा ग्रेविटी तो खींच रही है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है इस हुक और इस हुक के बीच में, ये भी देखो कांटेक्ट है, तो जहाँ कांटेक्ट आया कौन सी फोर्स आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझे कि नहीं। इनके बारे में बच्चों डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, वो देख लेना जाके। तो ये आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गई। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप थोड़ा आपका दिमाग भी घूमेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, ये देख लेते हैं थोड़ा। ये मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मान लो कोई पहली बार देख रहा हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चों देखो, किसी भी एटम का, एटम यानी कि स्मॉल यूनिट्स जिनसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर मॉलिक्यूल से बहुत कुछ बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं।
तो एटम के अंदर बच्चों होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और बाहरी पेरीफेरी पे क्या होते हैं? बाहरी पेरीफेरी पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कह दोगे सर बिल्कुल। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सब बच्चों जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, अगर पढ़ चुके होगे तो ये सब जानते हो। बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कह दोगे सर बताना क्या चाह रहा हूँ? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा दिमाग आपका ख़राब करेगा, मतलब मज़ा भी आएगा। एक एटम जो अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब होता है। इतना छोटा, मतलब पूरे एटम का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी, वो होता है 10⁻⁻23 मीटर क्यूब। पूरे एटम का, एज अ एटम इसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? एटम का इतना होता है। और न्यूक्लियस का कितना होता है लगभग? न्यूक्लियस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये लगभग होता है बच्चों, ऐसा कुछ छोटा बड़ा हो भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या है। अब कह दो कि सर न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। हाँ बच्चों, एक एटम, अगर एक एटम इतना बड़ा, मान लो 1 मीटर क्यूब का एक ऐसा एटम, मान लो कि हम एटम को जूम कर दें और वो 1 मीटर का रेडियस में एक एटम बन जाए, 1 मीटर के रेडियस में, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो एक निडल के पिन पे आ जाएगा। बात समझो कितनी इंटरेस्टिंग है। 99% ऑफ द एटम जो होता है वो खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होती, कुछ नहीं होता है। 99.98% मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कितना छोटा होता है बच्चों? अगर एटम है 10⁻⁻23 मीटर क्यूब तो 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब होता है। यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वो कितना होता है? वो होता है लगभग 1/10⁻21 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम। इतना छोटा होता है, यानी एटम लगभग खाली होता है। आउटर पेरीफेरी पे ये सब इलेक्ट्रॉन है, बीच में सब खाली है और फिर एक छोटा सा न्यूक्लियस। बात समझ? कह दोगे सर बताना क्या चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि इस न्यूक्लियस को अगर आप जूम करो, ये न्यूक्लियस है मान लो, इसको मैंने जूम कर दिया, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा प्रोटॉन्स, सारे पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक। और ये सारे क्या है? प्रोटॉन्स हैं। और बाकी हैं आपके न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई चार्ज नहीं होता। आप कहोगे सर तो आप बताना क्या चाह रहे हो? बच्चों बताना ये चाह रहा हूँ कि भैया एक बात बताओ, प्रोटॉन तो है सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और अगर ये न्यूक्लियस स्टेबल है, जैसे मैं आपसे कहूँ स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब होता है जो टूट नहीं रहा है। बात समझ रहे हो? स्प्लिट नहीं हो रहा है। जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा कि अगर कोई स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन ही ले लो, तो उसका न्यूक्लियस स्टेबल है, अभी कोई दिक्कत नहीं, वो बना हुआ है, वो जैसे का तैसा बना हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये आना चाहिए ये ऐसा कैसे बना हुआ है, क्योंकि अंदर तो प्रोटॉन है, वो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, वो तो बस वहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रोटॉन आपस में रेपेल होके बाहर क्यों नहीं चले जा रहे? भाई देखो, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है कि नहीं? लाइक चार्जेस के बीच में, तो सब पॉजिटिव है तो रेपेल होके बाहर निकल जाने चाहिए, न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर निकल जाने चाहिए। तो क्या ये आपस में किसी फोर्स से बंधे हुए हैं? तो कोई बच्चा कह सकता है हाँ सर, प्रोटॉन का भी तो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों, और वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻27 ऑर्डर का होता है वो। बात समझे? तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर रिपल्सिव फोर्स तो होगी, लेकिन इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Fg, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो होगी वो उसको होल्ड करके रखेगी, बैलेंस करके रखेगी। मतलब ये रेपेल करेगा और आपस में मास की वजह से अट्रैक्ट भी होंगे, क्योंकि न्यूटन नहीं बताया था 2 मासेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं बच्चा, ये नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, ये फोर्स इतनी कम है कि वो इस रिपल्शन को रोक नहीं पाएगी। बात समझे कि नहीं? फिर आप कहोगे कि सर तो फिर क्या है जो इसको रोक के रख रहा है? बच्चों वो एक तीसरी फोर्स है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एक अलग टाइप की फोर्स ही है जो कि विद इन न्यूक्लियस आपको दिखाई देगी, न्यूक्लियर रेंज पे। ये बहुत ज़्यादा रेंज पे नहीं होती, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ पे बैठे हो और मून पर
उनके बीच में भी लग रही है, मतलब छोटे से लेके इन्फानाइट रेंज तक है। अर्थ और सन के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, यानी जस्ट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज तक लगती है। और इसका काम क्या होता है, ये सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको होल्ड करके रखती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये एक अलग टाइप की फोर्स है, ना ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या अट्रैक्शन की फोर्स है। बात समझ रहे हो? ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से रेपल तो हो रहे हैं, लेकिन इनको बांध के कौन रखे? ये वाली फोर्स। और ये बहुत स्ट्रांग होती है बच्चों, इतनी स्ट्रांग होती है कि पूरा पूरा शहर उड़ा देती है। अब देखो हिरोशिमा नागासाकी ये सब हुआ, उसमें जो न्यूक्लियर फिशन एनर्जी रिलीज हुई वो किसकी वजह से हुई? वो इस फोर्स की वजह से। इतनी ज़्यादा भयानक फोर्स है, इतनी स्ट्रांग फोर्स है ये। बात समझ गए? तो आपको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर भी समझ। अब वीक न्यूक्लियर क्या होती है ये मैं जल्दी से बता देता हूँ, इनके बारे में ज़्यादा जाने। ये बच्चों चौथे टाइप की फंडामेंटल फोर्स होती हैं। कुछ फिजिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, ठीक है। इसको बीटा माइनस डीके बोलते हैं, बीटा माइनस डीके। कहोगे सर ये क्या बला है? वो सब बच्चों आप लोग आगे रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे सब जान जाओगे। या एक कुछ अलग टाइप की रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस बता रहा हूँ मैं, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बच्चों बीटा प्लस डीके होता है, ठीक है। आप कहोगे सर है क्या, बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज करता है, एंटी न्यूट्रिनो। कह दोगे सर ये सब क्या है? मैं आपको चाहता भी नहीं हूँ कि अभी आप ये सब जानो, बस मैं ये बता रहा हूँ कि एक न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल में टूटा जा रहा है। तो कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सर ये न्यूट्रॉन इन 3 से मिलकर बना होता है? मैं कहूँगा नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल ही अलग पार्टिकल है। ऐसा नहीं होगा कि न्यूट्रॉन को खोल के देखोगे तो प्रोटॉन निकलेगा। ये कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो इसको कन्वर्ट करे दे रही हैं, किसमें? प्रोटॉन में। बात समझो। और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करे दे रही हैं। दोनों ही केसेस पॉसिबल। ये फोर्सेस बच्चों होती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। बात समझो। और ये तो इतनी छोटी होती हैं कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साइज में विद इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगती हैं। किसमें? विद इन न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर लगती है, न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं है। ये उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से भी छोटी है। देखो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस थी वो क्या था, वो आपके एटलीस्ट न्यूक्लियस के साइज में थी, 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स। ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये इनके साइज के बराबर में लगती हैं। इतनी छोटी रेंज होती है इनकी। बात समझिए, बहुत छोटी रेंज होती है। तो इसलिए वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को हम डेली प्रैक्टिसेस में जनरली कंसीडर करते नहीं। अब बस एक चीज़ और जान लो, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से? सबसे स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया। बस क्या है, इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। रेंज होती है इसकी न्यूक्लियर साइज की 10⁻⁻15 मीटर। मतलब इससे ज़्यादा का अगर डिस्टेंस ले लोगे तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये उस सेकेंड नंबर पर आती है, इनकी रेंज इनफाइनाइट है। बात समझ रहे हो? चार्जेस कितनी भी दूर हो उनके बीच में आप कंप्यूट कर सकते हो। बस क्या है, वीक और स्ट्रांग होगी डिपेंडिंग अपॉन क्या डिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ये और ज़्यादा कम रेंज की होती हैं, ये 10⁻⁻16। ये क्या होती हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साइज की रेंज की होती हैं। ये पूरे न्यूक्लियस की रेंज का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती हैं? ये सबसे कमज़ोर होती हैं, लेकिन इनकी लिमिट क्या है? ये इनफाइनाइट है। मतलब आप अर्थ और सन, अर्थ और कोई दूसरी अर्थ, ठीक है, 2 गैलेक्सीज के बीच में इतना ज़्यादा रेंज होती है। तो क्या समझ में आया? सबसे तेज हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर और फिर ग्रेविटेशन। इसको बच्चों देख लो, याद हो गया सर? बहुत समझा दिया, इतना तो ज़रूरत भी नहीं इस चैप्टर में। देखो जो ये सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको मैं ये सब समझा दी हूँ, ठीक है। देख लो इसको एक बार, बस आप नाम लिख लो इसका और ये लिख लो। ये नोट्स आपको सब मिल जाएंगे बच्चों, चिंता मत करो। हाँ, अब ये जल्दी से समझ लेता है, अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आ जाए। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो बच्चों, यूनिवर्स में तो 4 ही टाइप की फोर्स हैं, लेकिन वो कहीं कहीं पर अलग अलग एप्लीकेशन में हम उनको नाम अलग अलग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या है? फील्ड फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस वो होती हैं जिसमें नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जो बॉडीज़ हैं आपस में कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल बच्चों अभी हम लोगों ने देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
या ग्रेविटी की बात कर लो, और कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ ऐसे बोलते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी बच्चों अगर वो सेपरेटेड हैं तो टच तो कर नहीं रहे, तो हम फील्ड फोर्सेस उनको बोलते हैं। इनका नाम फील्ड इसलिए दिया गया बच्चों क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी वजह से फोर्स आती है। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं होता है, और यहाँ पर नाम ही बता रहा है जिनके बीच में कॉन्टैक्ट हो। इसमें भी बच्चों दो टाइप की आपको समझ में आएंगी, एक होती है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अब नॉर्मल फोर्स जैसे कि नाम बता रहे हैं, ये नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं कि साधारण फोर्स। नॉर्मल मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल क्या है, एक आपकी टेबल है, ठीक है, ठीक, टेबल पर एक बुक रखी हुई है, ठीक, इसका वेट है W जो कि हमेशा नीचे की तरफ लगेगा भाई, अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो वेट नीचे की तरफ लगेगा। और ये टेबल स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या है बच्चों, इसमें कोई भी किसी तरीके का, हम अभी बाद में देखेंगे, फ्रिक्शन नहीं। स्मूथ मतलब कि बस रखी हुई है, कोई मोशन नहीं हो रहा। अब न्यूटन थर्ड लॉ बच्चों अभी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस समझ लो क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा छोटे क्लासेस में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो आप लोग कब से सुनते आ रहे होंगे कि ये जो बुक है ये इस टेबल पे फोर्स लगाएगी तो ये टेबल भी इस पर एक फोर्स लगाएगी, तभी तो ये वहाँ पर रखी रहेगी, वरना तो नीचे गिर जानी चाहिए। तो अगर मैं इस खाली बुक को सेपरेट कर दूँ ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा कि भैया ये वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही है जो कि बाई टेबल है, बाई टेबल। बात समझ में आ रही? तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बुक के ऊपर कौन सी फोर्स है, एक तो W है नीचे की तरफ, और एक इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। किसका रिएक्शन आ रहा है, इस टेबल का रिएक्शन आ रहा है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर। इसको नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस फोर्स को बच्चों नॉर्मल फोर्स बोलते हो। ये भी कॉन्टैक्ट की वजह से आ रही, बाई ये बुक टच कर रही है इसीलिए तो ये फोर्स आ रही है, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या ये कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ समझ गए? ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये देख लो एक बार, नॉर्मल फोर्स होगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें जो है न्यूटन के लॉ लगाओगे तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू W के ही बराबर है। ये ऊपर की तरफ, नीचे ये फोर्स बैलेंस होंगी तभी तो ये वहाँ पर रहेगा। ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ भी लेंगे, लेकिन अभी बस छोटे बेसिस पे जान लो कि जो नॉर्मल फोर्स, ये जो टेबल इस पर फोर्स लगा रहा है वो और इसका वेट दोनों बैलेंस करेंगे तभी ये वहाँ पर रह पाएगी। तो N=W। इसमें दूसरा एक टाइप होता है बच्चों, दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट में। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर सिर्फ रख दिया आपने, किसी सरफेस पे कांटेक्ट आया और उसमें कोई पैरेलल मोशन नहीं है, पैरेलल मोशन नहीं, तब तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगी। लेकिन अगर कोई पैरेलल मोशन हो रहा है या होने की टेंडेंसी है, बात समझते हैं, जैसे कि ये आपके टेबल पे ये जो बुक रखी थी, ये जो बुक रखी थी, इसको आप अगर इस डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर दो तो हो सकता है ये खिसक जाए आगे, बात समझ, या हो सकता है ना भी खिसके। लेकिन अगर फोर्स लग रही है तो टेंडेंसी तो है मोशन की। तो यहाँ पर बच्चों एक फोर्स और ऐड हो जाएगी, अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है, मान लो रफ सरफेस। आप कहोगे सर ये रफ और स्मूथ का क्या मतलब होता है? रफ सरफेस का मतलब होता है बच्चों कि वो रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफर कर रही है। ये बुक आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन इसकी जो सरफेस रफ होने की वजह से एक आपने नाम सुना होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन होता है रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। आप कहोगे सर रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, ये भी बता दो जरा। अभी मैं बताता हूँ। ये टेबल रेस्ट पे है, ये बुक उसके ऊपर मूव करना चाह रही है, लेकिन क्योंकि ये सरफेस रफ है, स्मूथ नहीं है, तो क्या होगा, इस ब्लॉक का अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा, खाली फोर्सेस दिखाओगे अगर, तो एक तो फोर्स ये F जो खींच रहे हो आप वो लग रही, और ये जो टेबल की सरफेस है और ये जो बुक की सरफेस कांटेक्ट में, ये एक अपोजिट फोर्स लगाएंगी F, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। वो क्या करेगी, इस फोर्स का अपोज करेगी, आगे नहीं जाने देगी इसको। बात समझ में आ रही? जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तभी आगे बढ़ेगी। देखो भाई, ये एक पेन रखा है, इस पर, इसको हमको स्लाइड करने के लिए एक मिनिमम फोर्स देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि बस हल्का टच करा आगे बढ़ गया। क्यों देनी पड़ रही? क्योंकि हमारी ये जो सरफेस है हाथ की, ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है, बात समझ रहे हो? तो हमें इसको आगे धक्का देने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी। और दो फोर्सेस तो ऑलरेडी थी, एक तो W था ही और नॉर्मल फोर्स तो है ही, ठीक। अब कहोगे सर ये क्यों? भैया ये बताओ, ये बुक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो रखी ही हुई, ऐसा तो है नहीं कि उड़ी जा रही है ऊपर नीचे,
या नीचे आ जा रही, तो ये दो फोर्सेस तो रहेंगी ही। साथ में आपने ये फोर्स लगाई तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स और आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। अगर ये सरफेस रफ है तो दो टाइप की आपने समझ लिया, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि ये पैरेलल टू सरफेस है, पैरेलल टू सरफेस। बात समझिए। अब बात आती है कि सर आपने रिलेटिव क्यों लिखा। बच्चों ये चीज़ बड़े बड़े टीचर भी गलत बता देते हैं। बताए क्या कि दो सरफेस है ऐसे, अगर दोनों ही साथ में मूव करना चाह रही तब क्या दिक्कत है, तब कोई फ्रिक्शन का पॉइंट नहीं। मान लो इस टेबल और इसको मिलाकर मैं एक फोर्स F लगा रहा हूँ, तब कोई, या इस टेबल पर ही फोर्स F लगा रहा हूँ तो ये बुक उस पर रखी हुई खींची जाएगी आगे साथ में। बात समझ। जब इन दो सरफेस के बीच में मोशन हो, यानी एक सरफेस दूसरे के रिलेशन में आगे पीछे जाना चाह रही हो, दोनों ही साथ में आगे पीछे जा रही है, तब कोई फ्रिक्शन नहीं, आपस में रिलेटिव मोशन कर रही होंगी, तभी आपका फ्रिक्शन कंसीडर करा जाएगा। ये भी एक तरीके की कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉन्टैक्ट होने पर आ रही। तो आप लोगों को बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट पता चल गया। बात समझे। इसको देख लो एक बार। बहुत कुछ पता चल गया। अब बात आती है, ये भी एक जल्दी से क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये बच्चों कुछ नहीं है, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस जैसा कि नाम बता रहा है कि जो सिर्फ सरफेस पे एक्ट करती हैं। कहाँ एक्ट करती हैं, सरफेस पे। एक्ट ऑन सरफेस, मतलब जो भी बॉडी है उसकी सरफेस पे एक्ट कर रही है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल तो है कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी बच्चों। ऑब्वियस ही बात है, आप देख रहे थे कि जब टेबल पे बुक रखी हुई थी तो वो सरफेस पे ही तो कांटेक्ट हो रहा है, या आप रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तो रस्सी जहाँ पर अटैच है वो भी कांटेक्ट फोर्स है, सरफेस फोर्स। ये हो गया इसका एग्जांपल। बॉडी फोर्स वो होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वॉल्यूम, मतलब कि वो पूरे बॉडी में अंदर बाहर सब फैली होती हैं, सिर्फ सरफेस पे नहीं लगती हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, ग्रेविटी। ठीक है, अब ग्रेविटी देखो, या एक फोर्स होती है बच्चों, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब तुम खुद ही समझो, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ पर है, अर्थ पे है, तो इस पर जो ग्रेविटी लग रही है वो ऐसा तो होगा नहीं कि सरफेस पे लग रही, वो इसके हर एक वॉल्यूम पे, हर एक पॉइंट पे लग रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं। वो हम दिखाने के लिए दिखा देते हैं कि एक पॉइंट से वो देखो वेट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो होता क्या है, वो पूरी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम होता है जो कि नीचे की तरफ है। बात समझो। तो ये देखो, ये सारी ग्रेविटी जो है पूरी बॉडी पे लगेगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सरफेस पे लग रही है, वो अंदर भी लगेगी। तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं थ्रू आउट वॉल्यूम, इसलिए इनको बोलते हैं बॉडी फोर्सेस। थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये देख लो एक बार। देख लिया। बस ये एक लास्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये आप लोग पढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बेस्ड ऑन वेक्टर क्लासिफिकेशन। याद करो बच्चों, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। फोर्स भी एक तरीके का वेक्टर ही है, मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है। कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस बच्चों वो होती हैं जो एक ही प्लेन में लाई करें, जैसे कि ये अब मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ इस बोर्ड पे, इसका मतलब है एक ही प्लेन में। तो ये सारी फोर्सेस क्या है बच्चों, कोप्लेनर फोर्सेस, जिनका प्लेन एक ही हो। अगर ये एक फोर्स आपकी तरफ आ रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर, 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोप्लेनर नहीं। कॉनकरेंट फोर्सेस, जैसा कि नाम है, कॉनकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक पॉइंट पे, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके मिल जाए, जैसे कि ये। बात समझो, ये मान लो एक फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, F3 है, F4 है, ये सभी क्या है, एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस क्या होती हैं, जैसा कि नाम ही बता रहा है, जो एक लाइन में लगे, जैसे कि जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, जैसे एक ये फोर्स होगी, इसी लाइन में एक ये फोर्स होगी, एक ये फोर्स होगी, तो ये देखो सब एक ही लाइन में है, बस हो सकता है इनकी डायरेक्शन चेंज हो लेकिन लाइन एक हो, तो ये कोलिनियर फोर्सेस बोली जाएंगी। पैरेलल फोर्सेस, जैसा कि नाम ही है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, आपस में पैरेलल हो, जैसे कि F1 और F2। हाँ समझ गए। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, ये वो फोर्सेस हैं जो एक ही प्लेन में भी लाई कर रही हो
और साथ ही साथ एक ही पॉइंट पर भी आके मिल रही हूँ। जैसे कि यही था, ये मैंने एक प्लेन पे ड्रॉ कर दिया और एक ही पॉइंट पर आके मिल रही हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे मान लो 3 फोर्सेस लग रही हैं और तीनों ही एक ही प्लेन में, तो इनको जब आगे बढ़ाओगे इनकी लाइन ऑफ एक्शन, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक पॉइंट पे लग रही हूँ। मैंने क्या बोला, एक पॉइंट पे लगना ज़रूरी नहीं है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन मीट करे एक ही पॉइंट पे। ये मैं लिख देता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स का मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रही है। ठीक, तो ये देखो ये F1, F2, F3 ये तीनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आके मिल रही, तो ये क्या बोली जाएंगी, कॉन्करेंट। और क्योंकि एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर कॉन्करेंट। नॉन कोप्लेनर जो एक प्लेन में नहीं लाई करेंगे, नॉन कॉन्करेंट जो एक पॉइंट पे ना आके मिले। बहुत सिंपल है। एक चीज़ बच्चा बस ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली बात है, ये क्या हो गया, दो बार बता दी क्या। ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर बच्चों, बताता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो दो फोर्सेस होती हैं, टू फोर्सेस, जैसे कि मैंने वेक्टर में भी बताया था, टू फोर्सेस ऑलवेज, टू फोर्सेस आर ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर। अगर किन्हीं दो फोर्सेस को लोगे बच्चों तो उनको आप हमेशा एक ही प्लेन में कंसीडर कर सकते हो। कह दोगे सर कैसे, मान लो एक फोर्स बच्चा ये है और एक फोर्स ये है जो आपकी तरफ आ रही है, कहोगे सर तो ये कहाँ से एक प्लेन हो गया, ये तो एक प्लेन में आ गया। कि बच्चों ये एक ही प्लेन में, बात समझो, ये जो आपकी तरफ आ रही है, अगर मैं ये वाला प्लेन ले लूँ, ये वाला प्लेन लेने से मतलब है ना, तो ये वाला प्लेन ले लूँ, यानी 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस इसको मान लूँ, वाई एक्सिस इसको मान लूँ, तो देखो ये एक प्लेन बन गया है। 2 एक्सिस है तो एक प्लेन बन गया है, 2 एक्सिस से मिलके एक प्लेन बनता है, तो ये देखो हो गया एक प्लेन। बात समझ रहे हो कि नहीं। एक अब कह दोगे सर वो भी ठीक है, एक फोर्स ये जा रही है और एक फोर्स ये जा रही है, तब भी बच्चों देखो एक प्लेन में आ गया। बात समझ, तो दो फोर्सेस हमेशा कोप्लेनर बन सकती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों। जैसे कि दो वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, अभी इस लेवल पे इतना ही जानो। ठीक, हम लोगों ने बच्चों बहुत कुछ पढ़ लिया, टाइप ऑफ फोर्सेस जान लिए सारे। इतना इसलिए बता दिया बच्चों क्योंकि इतना घुस जाएगा दिमाग में कि फोर्स तो नहीं बोलोगे कि क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।